वेलकम टू द श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं हमारी पोल साइंस के यूनिट 3 का चैप्टर 2। इससे पहले के जितने चैप्टर्स हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर 2, जिसका नाम है संसद, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट। ठीक है ना। एक बात स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता देती हूँ, अब से जितने भी चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, मैं इंग्लिश एंड हिंदी दोनों को एक ही वीडियो में कवर करने वाली हूँ। ठीक है। तो आपको अलग से इंग्लिश मीडियम की वीडियो या प्लेलिस्ट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो के अंदर आपको दोनों मीडियम्स के अंदर मैं पढ़ा दूँगी। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है, संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। संसद यानी कि पार्लियामेंट भारत का सर्वोच्च यानी कि हाईएस्ट, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, विधायी यानी कि लेजिस्लेटिव निकाय मीन्स बॉडी है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इस पॉइंट में हमारे बोला गया है कि जो हमारा संसद होता है वो भारत का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा एक विधायी निकाय है। विधायी निकाय यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर कानून या फिर नियमों का निर्माण किया जाता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा, भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन, राज्यसभा। अब देखो, जो राज्यसभा होती है राज्यों की परिषद होती है, एवं लोकसभा यानी कि लोगों का सदन होता है। भारतीय संसद यानी कि जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट है, इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है, इसके अंदर राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, 2 सदन यानी कि 2 हाउसेस, और वो हाउसेस कौन से होते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा। और जो राज्यसभा होती है उसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यों की परिषद, और लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोगों का सदन। तो इस पॉइंट में हमारे बोला है कि हमारे भारतीय संसद के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा। ये 3 चीज़ें मिलकर हमारी भारतीय संसद का गठन करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। तो देखो, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के पास किसी भी सदन को, तो अब देखो यहाँ पे सदन क्या हो गया, हाउसेस, ठीक है, को बुलाने की यानी कि उन्हें समन करने की। समन एक तरीके का लेटर टाइप होता है कि आप किसी को समन करते हो, यानी आप किसी को बुलाते हो। आपने सुना होगा ना कभी कि पुलिस का समन गया है, न्यूज़ पे इतना आता है आजकल तो कि सीबीआई ने इसको समन भेजा, इसको समन भेजा, तो यानी कि उन्होंने उनको बुलाया है, बुलावा भेजा है। ठीक है ना। तो बुलाने को बोला है समन, और स्थगित करना यानी कि एडजर्न करना। ठीक है। तो क्या होता है, राष्ट्रपति के पास संसद के जो दोनों जो सदन हैं यानी कि जो दोनों हाउसेज हैं, इनमें से किसी को भी बुलाने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, या फिर जो लोकसभा होती है उसको भंग करने की शक्ति भी होती है राष्ट्रपति के पास। तो यहाँ पर जो मैंने बोला है कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है, सो इसमें भंग का मतलब होता है डिसॉल्व, यानी कि लोकसभा को डिसॉल्व करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को बना था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नए संविधान के तहत प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951-52 में आयोजित किए गए थे तथा प्रथम निर्वाचित संसद जो है अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई। तो देखो, प्रथम आम चुनाव जो थे उसको बोलते हैं इंग्लिश में फर्स्ट जनरल इलेक्शंस, और किसके तहत, हमारे नए संविधान के तहत यानी कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको आयोजित किया गया था यानी कि हेल्ड इन द ईयर 1951-52 एंड द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट यानी कि प्रथम निर्वाचित संसद जो है वो एग्जिस्टेंस में आई थी यानी कि अस्तित्व में आई थी अप्रैल 1952 में। तो इन सिंपल लैंग्वेज इस पॉइंट में हमारे बोला गया है, संविधान के तहत सबसे पहले जो चुनाव करवाए गए वो 1951-52 में कराए गए, और जो सबसे पहले हमारी निर्वाचित संसद थी वो अस्तित्व में आई यानी कि 1952 में उसका गठन किया गया सबसे पहले संसद का। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, संसद केंद्र सरकार का अभिन्न अंग है। देखो यार, मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था संसद को बोलते हैं पार्लियामेंट, केंद्र सरकार यानी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो इस टाइम पे हमारी मोदी जी की सरकार चल रही है यानी कि जो पूरे देश पर शासन करती है वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार। अभिन्न अंग यानी कि इंटीग्रल पार्ट, इसका मतलब होता है एक ऐसा हिस्सा जिसको कभी अलग नहीं किया जा सकता। अभिन्न यानी कि इंटीग्रल, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो हमारी संसद जो है वो केंद्र सरकार का एक ऐसा हिस्सा है जिसको सरकार से अलग नहीं किया जा सकता। बिना संसद के सरकार कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा यही कहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहते हैं। तो देखो, संसदीय सरकार यानी कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, मैंने पहले भी आपको बताया संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारी संसदीय सरकार आ गई यानी कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो जो हमारी संसदीय सरकार होती है इसको क्या बोलते हैं, कैबिनेट सरकार भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कैबिनेट गवर्नमेंट। देखो, सरकार को बोलते हैं गवर्नमेंट। ठीक है। तो कैबिनेट सरकार यानी कि कैबिनेट गवर्नमेंट, और उत्तरदायी सरकार यानी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। उत्तरदायी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, जो किसी चीज़ के लिए उत्तरदायी हो, किसी चीज़ का जवाब देने के लिए वो बाध्य हो, यानी कि
मजबूर हो कि इसको इस चीज़ का जवाब देना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या गई एक रिस्पॉन्सिबल सरकार भी बोलते हैं संसदीय सरकार को, और इसको वेस्टमिंस्टर सरकार का स्वरूप यानी कि वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप। तो ये इसके 3 नाम हैं, कैबिनेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संसद का गठन। गठन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, और किसका? संसद का, इसीलिए यहाँ पे बोल दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा, भारत की संसद के मुख्य 3 घटक है। तो यहाँ पे जो घटक है इसको बोला कॉम्पोनेंट्स, यानी कि जिन जिन चीज़ों से मिलकर कोई चीज़ बनी होती है उनको बोलते हैं कॉम्पोनेंट्स, और उन्हीं को हिंदी में बोलते हैं घटक। तो हमारी भारत की जो संसद है उसमें 3 घटक है, पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा एंड राज्यसभा। सो प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये 3 मेन घटक हैं जो उससे हमारी भारत की संसद बनी है। तो एक एक करके भी इन्हें क्लियर करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है। मैंने अभी आपको पहले बताया था, अभिन्न यानी कि इंटीग्रल पार्ट, यानी कि एक ऐसा हिस्सा जिसको अलग नहीं किया जा सकता। तो हमारा जो राष्ट्रपति है भारत का, जो हमारे प्रेसिडेंट है, वो भारतीय संसद का यानी कि हमारी पार्लियामेंट का एक ऐसा हिस्सा है जो कभी अलग नहीं हो सकता, इसलिए वो एक अभिन्न अंग है। वह ना तो किसी भी सदन में बैठ सकता है और ना ही कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। इंग्लिश में कार्यवाही को प्रीसीडिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोला गया इस वाले पॉइंट के अंदर कि जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो ना तो किसी भी सदन की बैठक में बैठ सकता है। अगर कभी राज्यसभा की बैठक चल रही है, लोकसभा की बैठक चल रही है, तो राष्ट्रपति उन बैठकों में शामिल नहीं होता है, और ना ही वो उनकी कार्यवाही में, यानी कि वो जितनी भी कार्यवाही करते हैं, कोई भी डिसीजन वगैरह कुछ भी लेते हो उस टाइम पे, तो जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो उसमें भाग नहीं ले सकता है। तो ये हमारे फर्स्ट पॉइंट के अंदर बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। तो देखो, मैंने पहले बताया था संसद के जो सदन होते हैं उनको यहाँ पे बोला गया हाउसेस। क्या बोला गया? हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। उनको बुलाने की यानी कि उन्हें समन करने की, स्थगित करने की यानी कि एडजर्न करने की। आपने कोर्ट वगैरह में सुना होगा, जब लास्ट में जज जाते हैं कोर्ट को छोड़कर तो वो बोलते हैं कोर्ट इज़ एडजर्न, यानी कि कोर्ट को अभी स्थगित कर दिया गया है। तो एडजर्न जो वर्ड है वो स्थगित के लिए यूज़ हुआ है। और लोकसभा को भंग करना यानी कि लोकसभा को डिसॉल्व करना, तो यहाँ पे भंग करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया है वो है डिसॉल्व। तो इस वाली लाइन के अंदर हमारे बोला गया है कि जो हमारा प्रेसिडेंट होता है, जो राष्ट्रपति होता है, उसके पास ये शक्ति होती है कि संसद के जो ये दोनों सदन है, यानी कि संसद के जो दोनों हाउसेज है, राज्यसभा एंड लोकसभा, वो इनमें से किसी की भी सदन को बुला सकता है। यानी कि इनमें से किसी को भी समन भेज सकता है कि अब आपकी सदन को बुलाया गया है, मेरे पास आओ। इनको अपने काम के लिए बुला सकता है और इनकी सदन को स्थगित भी कर सकता है, इनकी एडजर्न कर सकता है। और यहाँ तक कि लोकसभा जो होता है, यानी कि जो हमारी लोकसभा है, उसको भंग भी करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। यानी कि अगर लोकसभा की कोई बैठक चल रही है या कुछ चल रहा है, तो उसको ख़त्म करने की जो शक्ति होती है लोकसभा को, वो भी राष्ट्रपति के पास होती है। इसीलिए यहाँ पे वर्ड जो है यूज़ किया गया है डिसॉल्व करना, यानी कि उसको एक तरीके से बिल्कुल ख़त्म कर देना। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है, अगर दोनों में से कोई भी सदन किसी कानून को पारित करना चाहे। अब देखो यहाँ पे पारित वर्ड आया है, इसको क्या बोलते हैं? तो अगर वो किसी लॉ को पास करना चाहे, ठीक है, कानून मतलब लॉ, एंड पारित करना यानी कि पास करना चाहे, तो उन्हें सबसे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी कि एसेंट जो टर्म है यहाँ पे अनुमति के लिए यूज़ किया गया। ठीक है, कोई भी विधेयक, अब विधेयक जो टर्म आ गई इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिल। यानी कि आपने सुना होगा मनी से रिलेटेड बिल होता है, और भी मतलब जितने भी अलग अलग बिल होते हैं, संसद में नए नए बिल लाए जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? हिंदी में उनको बोलते हैं विधेयक, इंग्लिश में उनको बोलते हैं बिल। तो ये जितने भी विधेयक होते हैं, ये बिना राष्ट्रपति की अनुमति के साथ कानून नहीं बन सकता है। कानून यानी कि लो। तो हमारे इस पॉइंट में बोला गया है कि अगर कोई भी सदन जो है, यानी दोनों में से कोई भी सदन अगर किसी कानून को, यानी कि वो चाहता है कि कोई कानून बनाया जाए, कोई नया कानून पास किया जाए, तो उन्हें सबसे पहले राष्ट्रपति से जो है अनुमति लेनी पड़ती है, राष्ट्रपति से पूछना पड़ता है। कोई भी विधेयक, यानी कि सदनों में, यानी दोनों जो सदन है, राज्यसभा लोकसभा, इन दोनों सदन में, इन दोनों हाउसेज में अगर कोई भी बिल या फिर मतलब जो विधेयक होता है वो बिना राष्ट्रपति की मर्जी के जो है कानून नहीं बन सकता। अगर कोई सोचे कि हम बिना राष्ट्रपति से पूछे किसी भी बिल को पारित कर देंगे, पास कर देंगे और उसका कानून बना देंगे, तो ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति की जो मर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। तो देखो, इसको हमने बोला लेजिस्लेटिव पावर्स, विधायी शक्तियाँ यानी कि लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। तो देखो, उसके पास संसद को बुलाने के साथ साथ लोकसभा को भंग करने का अधिकार है।
संसद को बुलाने यानी कि उसको समन करने का अधिकार है, और भंग करने का यानी कि लोकसभा को डिसॉल्व करने का अधिकार है। दूसरा पॉइंट है वह संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र भी बुला सकता है। संयुक्त सत्र यानी कि जॉइंट सेशन। आपने सुना होगा न्यूज़ पे, जब आप कभी लोग न्यूज़ देखते होंगे कि आज जो है संयुक्त सत्र बुलाया गया है, यानी कि दोनों सदन को एक साथ बुला लिया गया है, दोनों हाउसेस को, लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी नेता हैं, जितने भी लोग हैं, उनको एक साथ बुला लिया गया है। तो उसको क्या बोल देते हैं? संयुक्त सत्र यानी कि जॉइंट सेशन, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो अगर राज्यसभा और लोकसभा की कोई एक साथ बैठक चल रही है जहाँ पे लोकसभा के लोग भी और राज्यसभा के लोग भी हैं, तो ये क्वेश्चन तो माइंड में उठने वाला है कि अब उस वाली जो मीटिंग हो रही है वो उस मीटिंग का हेड कौन होगा, यानी कि उस मीटिंग को देखेगा कौन कि सही से चल रही है नहीं चल रही है, सबकी बात कौन रखवाएगा। तो उसकी जो अध्यक्षता करेगा यानी कि जो उसको प्रिसाइडेड करेगा, क्या करेगा, जो उस संयुक्त सत्र को प्रिसाइडेड करेगा वो कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, और उसी को हम बोलते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उसे प्रत्येक आम चुनाव के साथ साथ प्रत्येक वर्ष पहले सत्र के बाद पहले सत्र की शुरुआत में संसद को संबोधित करने का अधिकार है। तो देखो उसे यहाँ पे किसके लिए बोले गए? प्रेसिडेंट के लिए यानी कि राष्ट्रपति के लिए। आम चुनाव यानी कि जो हमारे नॉर्मल इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ष यानी कि एवरी ईयर। पहला सत्र जो यहाँ पे बोला गया यानी कि फर्स्ट सेशन, यानी कि साल की शुरुआत को जो सबसे पहली मीटिंग बिठाई जाती है उसको बोलते हैं पहला सत्र, ठीक है। तो इसीलिए उसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट सेशन। की शुरुआत में संसद को संबोधित, अब यहाँ पे संबोधित बोला गया यानी कि एड्रेस, तो संबोधित के लिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया एड्रेस। तो देखो अब इस वाली लाइन के अंदर बोला क्या गया, तो इसमें बोला गया हमारा जो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, जैसे आम चुनाव जो होते हैं यानी कि जो इलेक्शंस होते हैं, इसके जैसे ये ख़त्म होते हैं, सत्र वगैरह बैठती है जो भी होती है, तो इसका काम होता है राष्ट्रपति का कि हर साल जो सबसे पहला सेशन होता है यानी कि जो सबसे पहली मीटिंग होती है, पहला सत्र जो होता है, उसके बाद पहले सत्र की जो शुरुआत होती है संसद में, उसको संबोधित करने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति के पास होता है। यानी कि जो पहली मीटिंग होती है उसको, पहली मीटिंग को कराने का जो अधिकार होता है, संबोधित कराने का जो अधिकार होता है, वो राष्ट्रपति के पास होता है। उसके पास संसद के सदनों को संदेश भेजने का अधिकार होता है। अब देखो संदेश भेजने का यानी कि सेंड मैसेजेस, एंड चाहे वह संसद में लंबित विधेयक यानी कि पेंडिंग बिल, देखो विधेयक को मैंने आपको बोला था बिल बोलते हैं, अब यहाँ पे लंबित यानी कि पेंडिंग, कोई बिल पेंडिंग पड़ा हो से संबंधित हो, या अन्यथा यानी कि अदरवाइज, अन्यथा के लिए अदरवाइज। तो इस वाले पॉइंट में मैंने बोला है कि हमारे राष्ट्रपति के पास देखो सदनों को संदेश भेजने का अधिकार होता है, राज्यसभा लोकसभा, अगर वो इनमें से किसी को कोई संदेश भेजना चाहता है तो राष्ट्रपति के पास इतना अधिकार होता है कि वो इनको मैसेजेस भेज सकता है किसी भी काम से रिलेटेड। अब वो जो मैसेज है वो चाहे लंबित विधेयक से रिलेटेड हो या फिर कोई और हो, यानी कि वो कोई पड़ा हुआ पेंडिंग बिल ही क्यों ना हो, अगर उसे कुछ भेजना है मैसेज तो वो बिल से रिलेटेड भी भेज सकता है, या फिर कोई भी मैसेज वो इन दोनों सदनों में, इन दोनों हाउसेज में भेज सकता है। नेक्स्ट है जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद जो है रिक्त हो जाते हैं, रिक्त यानी कि खाली, इसको बोला गया वैकेंट, वैकेंट मतलब ये होता है खाली। और यहाँ पे जो अध्यक्ष है वो है स्पीकर एंड उपाध्यक्ष, तो अध्यक्ष के नीचे वाली पोस्ट जो होती है वो होता है उपाध्यक्ष, और इसको बोला गया डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। तो उसके पास लोकसभा के किसी भी सदस्य को उसकी कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त करने का अधिकार होता है। नियुक्त करने का अधिकार यानी कि अपॉइंट करने का अधिकार होता है कार्यवाही के लिए यानी कि प्रीसीडिंग्स के लिए। तो यहाँ पे ही मेरा पॉइंट ये कहता है कि देखो जब अध्यक्ष भी ना हो और उपाध्यक्ष भी ना हो, यानी कि किसी सदन का मतलब सदन का स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही ना हो, दोनों के पद जो है यानी कि दोनों के पोस्ट जो है वो खाली हो, तो राष्ट्रपति के पास इतना अधिकार होता है कि वो लोकसभा के किसी भी सदस्य को, यानी कि कोई भी मेंबर अगर लोकसभा का उन्हें लगता है राष्ट्रपति को कि हाँ ये स्पीकर बनने के लायक है या फिर ये इस जिम्मेदारी को उठा सकता है, तो वो उस पूरे सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए किसी भी सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं, यानी कि अपॉइंट कर सकते हैं कि अभी हमारे पास ना तो स्पीकर है ना या डेप्यूटी स्पीकर है, इनकी जगह आप बैठकर ये वाला काम अभी कर सकते हैं। तो ये अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है इसी प्रकार यदि सभापति और उपसभापति दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं, सभापति यानी कि चेयरमैन और उपसभापति यानी कि डेप्यूटी चेयरमैन, देखो वहाँ पे जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की बात की गई थी वो लोकसभा के लिए बात की गई थी। अब यहाँ पे जो सभापति और उपसभापति वाली बात कही गई है वो राज्यसभा के लिए बात कही गई है। तो वह राज्यसभा के किसी सदस्य को उसकी कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त कर सकता है। वही से बात आ गई पद यानी कि पोस्ट, और राज्यसभा
कार्यवाही यानी कि प्रिसीडिंग्स, अध्यक्षता यानी कि प्रिसाइड, एंड नियुक्त मीन्स अपॉइंट। तो यहाँ पे मतलब आ जाता है अगर राज्यसभा में भी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की जगह खाली है, इनकी इनकी पोस्ट खाली है, कोई भी नहीं है, तो राष्ट्रपति के पास इतना अधिकार होता है कि वो उनकी पोस्ट पर राज्यसभा में से किसी भी एक ऐसे सदस्य को चुनकर कि उन्हें लगता हो कि हाँ ये काम कर सकता है, तो उनको चुन लेते हैं और फिर जो भी मतलब उनको इस पोस्ट पर बिठा दिया जाता है कि अब जितनी भी कार्यवाही की जाएगी अब आप इसकी अध्यक्षता करिए। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा ये कहता है। नेक्स्ट है, वह साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले में से 12 राज्यसभा सदस्यों की नियुक्ति करता है। यानी कि जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो अपॉइंट करता है यानी कि नियुक्त करता है 12 राज्यसभा सदस्यों को। यानी कि जो राज्यसभा होती है ना, राज्यसभा की जो सदन होती है, इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने हुए होते हैं। आगे जो मैं आपको राज्यसभा का टॉपिक बताऊंगी तो मैं उसमें बताऊंगी कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति चुनता है। तो जो ये 12 सदस्य चुनता है राष्ट्रपति, तो वो किस किस के बेसिस पर यानी किस किस बात पर चुनता है। तो अगर कोई ऐसा आदमी है जिसे साहित्य की बहुत अच्छी नॉलेज है, विज्ञान, कला या फिर समाज सेवा में उसका विशेष ज्ञान है, या फिर उसका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है यानी कि व्यवहारिक अनुभव, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा है इन सब चीज़ों में, तो वो उस आदमी को यानी कि उन 12 लोगों को चुनता है जो हर चीज़ में किसी ना किसी एक चीज़ में परफेक्ट होता है। तो इन 12 लोगों को चुनकर वो राज्यसभा का सदस्य बना देता है। तो राष्ट्रपति के पास इतनी शक्ति होती है। नेक्स्ट है, उसे लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है। यानी कि देखो, अब राज्यसभा की बात की गई तो उसने 12 सदस्यों को चुना, लेकिन अब लोकसभा की बात करते हैं तो ये 2 सदस्यों को चुनता है। और कौन से समुदाय से? एंग्लो इंडियन समुदाय से। किसको? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। समुदाय का मतलब होता है कम्युनिटी। तो जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो एंग्लो इंडियन समुदाय यानी कि कम्युनिटी से 2 सदस्यों को चुनता है लोकसभा के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, चुनाव आयोग के परामर्श से। परामर्श यानी कि कंसल्टेशन, किसी से कोई सलाह मशवरा जो होता है वो, ठीक है, कंसल्टेशन। तो वह संसद सदस्यों के अयोग्यता पर निर्णय लेता है। चुनाव आयोग तो आपको पता ही होगा, एक ऐसी कमेटी, पूरा एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसे चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी दी जाती है। चुनाव सही से हो रहे नहीं हो रहे ये देखना सब चुनाव आयोग का काम है। तो चुनाव आयोग की सलाह मशवरे से राष्ट्रपति जो है संसद सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय लेता है कि कोई संसद सदस्य अयोग्य है, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि कोई ऐसा तो नहीं है कि वो उसके अंदर इतनी एबिलिटीज़ नहीं थी और वो फिर भी सदस्य बन गया संसद का। तो ये जो सलाह मशवरा होता है वो किसकी मदद से करता है? चुनाव आयोग की मदद से। कुछ प्रकार के विधेयकों को संसद में पेश करने के लिए उनके पूर्व सिफारिश या अनुमति की आवश्यकता होती है। देखो, कुछ जो होते हैं, जो कुछ ऐसे बहुत सारे बिल्स होते हैं जिनको संसद में पेश करने के लिए यानी कि उनको संसद में इंट्रोड्यूस कराने से पहले उनकी सिफारिश यानी कि रिकमेंडेशन या फिर अनुमति यानी कि परमिशन की ज़रूरत होती है। तो इस पॉइंट में क्या बोला है, बहुत सारे यानी कि कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जिनको संसद में इंट्रोड्यूस करने से पहले, मतलब इंट्रोड्यूस करने के लिए या फिर उन्हें पेश करने के लिए प्रायर रिकमेंडेशन यानी कि पूर्व सिफारिश या फिर परमिशन की यानी कि अनुमति की आवश्यकता होती है। और किसकी अनुमति की आवश्यकता आती है? राष्ट्रपति के। तो बहुत सारे यानी कि कुछ ऐसे बिल होते हैं जो राष्ट्रपति की मर्जी के बिना, राष्ट्रपति की सिफारिश या फिर उनके अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किए जा सकते हैं। तो उदाहरण के लिए एक विधेयक जिसमें भारत की संचित निधि से व्यय शामिल है, यानी कि कोई ऐसा बिल जिसमें भारत की संचित निधि यानी कि भारत के पास जितना भी पैसा है अगर उसमें से कोई खर्चा हो रहा है और वो उससे रिलेटेड है, या फिर कोई ऐसा विधेयक जिसमें राज्य की सीमाओं में यानी कि जितने भी स्टेट्स होते हैं अगर इनके बॉर्डर्स में, इनकी सीमाओं में कोई चेंज करना है या फिर किसी नए राज्य का निर्माण करना है, अगर इनसे रिलेटेड कोई भी नियम है, कोई भी बिल है, तो उन्हें संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मर्जी, उनकी सिफारिश और उनकी अनुमति ज़रूरी होती है। तो आप देखो, जो मैंने बताया था ना संचित विधि, तो यहाँ पे उसको बोला गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और खर्चा, व्यय यानी कि व्यय को बोलते हैं खर्चा। खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर एंड बाउंड्रीज ऑफ स्टेट यानी कि स्टेट की जो सीमा होती है, और क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट यानी कि किसी नए स्टेट को बनाने के लिए। ठीक है, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। देखो, अगर कोई विधेयक जो है वो संसद में पास हो चुका है यानी कि संसद के अंदर जितने भी सदस्य हैं उन सब ने उस पर वोटिंग अपनी डाल दी कि हाँ ये हमें अच्छा लगा, ये वाला बिल अच्छा है, अच्छा इसको कानून बनना चाहिए, तो क्या होता है फिर उस बिल को जो है राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और अब राष्ट्रपति के पास वो बिल आ गया तो राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, 3 विकल्प होते हैं जिन्हें वो फॉलो कर सकता है।
तो अब वो 3 विकल्प क्या है? पहला, वो विधेयक को अपनी सहमति दे सकता है, यानी कि गिव योर एक्सेंट, गिव हिज एक्सेंट, योर नहीं हिज आएगा, ठीक है ना। एसेंट का मतलब यहाँ पे सहमति है, तो वो अपनी सहमति दे सकता है उस बिल को कि हाँ बिल अच्छा है, आप इसको लो बना दीजिए, ठीक है। वरना वो विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है। रोकने का मतलब है यहाँ पे विद होल्ड, यानी कि वो अपनी सहमति रोक सकता है, वो उस बिल पर सहमति नहीं करेगा। तीसरा, विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाना यानी कि रिटर्न कर देता है वो बिल को पार्लियामेंट को फॉर रिकंसिडरेशन, यानी कि पुनर्विचार के लिए, दोबारा विचार करने के लिए। देखो यार, अगर वो बिल कोई धन विधेयक ही नहीं है, यानी कि मनी से रिलेटेड कोई वो मनी बिल नहीं है, तो विधेयक उस बिल को जो है राष्ट्रपति वापस भी भेज सकता है संसद के पास कि मुझे इसमें ये सही नहीं लगा, आप इसको पहले एक बार दोबारा इसके ऊपर चर्चा करो फिर मेरे पास भेजना, मतलब दोबारा से सोचो आप इसके अंदर कोई चेंजेस तो नहीं करने। तो राष्ट्रपति के पास 3 तरीके होते हैं, 3 विकल्प होते हैं। पहला, वो उस बिल को पास कर सकता है। दूसरा, वो उस पर अपनी सहमति रोक सकता है। तीसरा, वो उसको पुनर्विचार के लिए वापस से संसद को भेज सकता है। हालांकि यदि विधेयक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के संसद में फिर से पेश किया जाता है तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी होगी। संशोधन यानी कि अमेंडमेंट, आपने सुना होगा हमारे संविधान में संशोधन, तो संशोधन जो टर्म है उसको इंग्लिश में बोलते हैं अमेंडमेंट। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर संसद जो है वो उस विधेयक को बिना उस पर कुछ चेंज किए, यानी कि बिना उसमें संशोधन किए बिना या फिर उस पर कोई विचार किए बिना अगर फिर से वो राष्ट्रपति के पास अपने उस विधेयक को भेज देते हैं तो राष्ट्रपति के लिए मजबूरी हो जाती है कि अब उसको उस विधेयक को अपनी सहमति देनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जब किसी राज्य विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा विचार के लिए राज्यपाल यानी कि गवर्नमेंट द्वारा सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बात कही है, पहले जो था संसद के पास से विधेयक आया था, यानी कि बिल जो था वो संसद के पास से आया था, यानी कि राज्यसभा लोकसभा ये सब हो गए, ठीक है। लेकिन अब जो बिल आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, राज्य विधानमंडल से आ रहा है। तो अब राष्ट्रपति के पास क्या क्या विकल्प होते हैं, अब भी राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला, उस विधेयक को अपनी सहमति दे सकता है, यहाँ पर योर नहीं आएगा फ्रेंड्स, ओके ठीक है, यहाँ पे हिज आएगा, तो वो अपनी राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे सकते हैं। देखो सहमति के लिए मैंने आपको एक वर्ड एसेंट भी बताया था और यहाँ पे कॉन्सेंट भी है, कंसेंट यानी कि कंसेंट भी दे सकता है, अपनी सहमति दे सकता है। और दूसरा, वो उस पर अपनी सहमति रोक भी सकता है। और तीसरा राज्यपाल को विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस करने को निर्देश दे सकता है। यानी कि देखो अब विधानमंडल से जो वो विधेयक आया है वो किसके जरिए आया है, राज्यपाल के जरिए, गवर्नर के जरिए। तो राष्ट्रपति जो है वो उसको राज्यपाल को कह सकता है कि ये जो बिल आया है इसको वापस भेज दो राज्य विधानमंडल के पास कि वो उसके ऊपर दोबारा से चर्चा करे या फिर इसके ऊपर पुनर्विचार करे, सोच विचार करे, अगर उन्हें इसके अंदर कोई बदलाव वगैरह करने हैं नहीं। और अगर वो धन विधेयक है तो वो उसको पास करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो धन विधेयक नहीं है तो वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ध्यान दिया जाना चाहिए कि राज्य विधानमंडल द्वारा विधेयक को फिर से पारित किया जाता है और उसे विचार के लिए फिर से भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देने की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो यहाँ पे एक नोटिस करने वाली जो बात आई है, राज्य विधानमंडल ने अपने उस बिल को वापस से भेज दिया पारित करके, यानी कि अपनी तरफ से पास करके दोबारा से भेज दिया राष्ट्रपति के पास। तो अब क्या है, राष्ट्रपति जो है हमारा वो इस चीज़ के लिए बाउंडेड नहीं है कि वो इसको फिर से अपनी सहमति दे, नहीं, वो सहमति देने की उसे कोई ज़रूरत नहीं होती है। बल्कि अभी हमने देखा था कि अगर सदन से कोई ऐसा बिल आता और उसको वापस से मतलब पुनर्विचार करने के बाद उसको वापस से राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं तो राष्ट्रपति बाउंडेड हो जाता है कि अब उसको वो वाला बिल पास करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे वो बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है वह है संसद को नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर, महालेखा परीक्षक यानी कि ऑडिटर जनरल, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन और अन्य की रिपोर्ट यानी कि एंड अदर्स। यानी कि अब जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो संसद को, यानी कि जो संसद हो गई, संसद के अंदर अगर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, यानी कि रिपोर्ट को सबमिट करना है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की कोई रिपोर्ट सबमिट करनी है, वित्त आयोग की कोई रिपोर्ट या फिर कोई दूसरा ऐसा डिपार्टमेंट जिसकी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, तो वो काम किसका होता है, राष्ट्रपति का। तो रिपोर्ट्स को सबमिट करने का जो काम होता है वो राष्ट्रपति का होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, उसके पास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और द्वीप और लद्दाख की शांति, प्रगति और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार है। यानी कि जो हमारा राष्ट्रपति होता है उसके पास
कानून बनाने के लिए, यानी कि लॉज को बनाने के लिए, टू मेक लॉज। ये जितनी भी जगह मैंने आपको बताई है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, इन सब जगह पर शांति बनाए रखने के लिए, टू इंश्योर पीस, प्रगति यानी कि प्रोग्रेस के लिए, और सुशासन यानी कि शासन जो अच्छे से चल रहा, गवर्नमेंट अच्छे से अपना काम कर रही है, इसलिए गुड गवर्नेंस बोला है यहाँ पे। तो ये देखने के लिए कि यहाँ पे सब कुछ अच्छे से चल रहा है, प्रगति भी हो रही है, शांति भी बनी रहे, तो इसके लिए राष्ट्रपति के पास इतना अधिकार होता है कि वो इन सबको बनाए रखने के लिए कानून बना सकता है। पुडुचेरी के मामले में राष्ट्रपति के पास विनियमों के माध्यम से कानून बनाने का अधिकार केवल तभी होता है जब विधानसभा को निलंबित या भंग कर दिया जाता है। तो देखो यहाँ पे पुडुचेरी के मामले में विनियम यानी कि रेगुलेशंस, विधानसभा को निलंबित यानी कि सस्पेंडेड कर दिया या फिर भंग कर दिया यानी कि डिसॉल्व कर दिया गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, लोकसभा को भंग करना यानी कि उसको ख़त्म कर देना, डिसॉल्व कर देना, ठीक है। तो देखो पुडुचेरी के मामले में क्या होता है, राष्ट्रपति जो है वो तभी कानून बना सकता है अगर विधानसभा यानी कि वहाँ की जो विधानसभा उसको सस्पेंड कर दिया जाए या फिर उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए यानी कि भंग कर दिया जाए। तो राष्ट्रपति के पास इतना अधिकार होता है कि वो पुडुचेरी के लिए भी कानून बना सकता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो अब लोकसभा। देखो यार, हम संसद पढ़ रहे हैं चैप्टर, संसद में हमने 3 पढ़े थे, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। हमने राष्ट्रपति क्लियर कर लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं लोकसभा। तो देखो हमारा फर्स्ट पॉइंट कहता है लोकसभा को निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस, सदन को तो आपको पता है हाउस बोलते हैं, निम्न यानी कि लोअर, तो लोकसभा को लोअर हाउस यानी कि निम्न सदन भी कहा जा सकता है और इसीलिए लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। अब हम देखेंगे लोकसभा की संरचना यानी कि कंपोजिशन। अधिकतम 552 सदस्य, यानी कि देखो लोकसभा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 552 सदस्य हो सकते हैं, मैक्सिमम 552 मेंबर्स हो सकते हैं, जिनमें से 530 सदस्य जो राज्यों से होने चाहिए यानी कि स्टेट्स से होने चाहिए, 20 जो है वो यूनियन राज्यों से, संघ राज्यों से होने चाहिए यानी कि यूनियन स्टेट से होने चाहिए, और 2 सदस्य जो हैं वो एंग्लो इंडियन समुदाय से यानी कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होनी चाहिए, जो कि राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। अभी मैंने पीछे आपको बताया था राष्ट्रपति की शक्तियों में कि राष्ट्रपति के पास इतनी शक्ति है कि वो लोकसभा के 2 सदस्य जो हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से चुन सकता है। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है, 552 सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं, 530 जो है वो स्टेट से, 20 जो है वो यूनियन स्टेट से, एंड जो 2 है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है वर्तमान में यानी आज के टाइम पे प्रेजेंट में कुल 545 सदस्य यानी कि टोटल 545 सदस्य है लोकसभा में, जिनमें 530 राज्यों से है, 13 संघ राज्यों से और 2 एंग्लो इंडियन है। नेक्स्ट अब हमारा चुनाव प्रणाली यानी कि इलेक्टोरल सिस्टम। तो भारत में लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। देखो हमारे भारत के अंदर कि चुनाव के लिए, किसके लिए, इलेक्शंस के लिए प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को, सिस्टम ऑफ रीजनल रिप्रेजेंटेशन, क्या सिस्टम ऑफ रीजनल रिप्रेजेंटेशन को अपनाया गया यानी कि अडॉप्टेड किया गया है। हमारा जो भारत है उसके अंदर देखो क्या होता है, जो हमारे अलग अलग देश हो गए, देखो ये मेरा पूरा देश का नक्शा हो गया, ठीक है ना, ये मेरे भारत देश का नक्शा हो गया। तो उसके अंदर क्या होता है, अलग अलग वो बना देते हैं, मतलब एक तरीके से जैसे राज्य बटे होते हैं ना, तो उसी तरीके से प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्रणाली में क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्र बांट दिए जाते हैं, यानी कि पूरे देश के अंदर अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र बांट दिए जाते हैं कि यहाँ से ये वाला उठेगा, यहाँ से ये मंत्री, यहाँ से ये मंत्री, ऐसे करके निर्वाचन क्षेत्र बांट दिए जाते हैं। और इस निर्वाचन क्षेत्र को बांटने की जो पूरी प्रक्रिया होती है यानी कि देश को अलग अलग ऐसे भागों में बांट दिया, इसी को बोलते हैं प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, क्या बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम ऑफ रीजनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अलग अलग क्षेत्र बना दिए जाते हैं, क्षेत्र यानी कि रीजन, ठीक है, अलग अलग रीजन्स जो है इसके अंदर वो बना दिए जाते हैं। और हमारे भारत में लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए इसी प्रणाली को अपनाया जाता है। दूसरा देखो इसके अंतर्गत क्या आता है, यानी कि जो प्रणाली है इसके अंदर क्या होता है, पूरे राष्ट्र को यानी कि पूरे देश को अलग अलग यानी कि विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी कि पूरे देश को अलग अलग क्षेत्रों में, हिस्सों में यानी रीजन्स में बांट दिया गया है। सो अंडर दिस द एंटायर नेशन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस रीजनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र मतलब रीजनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य मतलब एक संसद सदस्य निर्वाचित होता है। देखो यार, मैंने अपने देश के अंदर मैंने बोला 10 निर्वाचन क्षेत्र यानी कि मैंने 10 हिस्से बना दिए, तो अब क्या होगा, हर एक हिस्से में से एक संसद का सदस्य चुना जाना चाहिए यानी कि निर्वाचित होता है। अब इसका मतलब क्या, यानी प्रत्येक संसद सदस्य एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि अगर मैंने जम्मू कश्मीर से किसी को चुन लिया, तो अब वो एक जो आदमी आया यानी कि वो जो एक सदस्य आया, अब वो जम्मू कश्मीर की जितनी भी समस्याएं होंगी उन सबको संसद में लाके आगे रखेगा, यानी कि वो जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये समझ गए।
तो वही मैंने यहाँ बोला है 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट का एक आदमी जो है उसे हर एक क्षेत्र से चुना जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि हर एक मेंबर जो है पार्लियामेंट का वो रिप्रेजेंट करेगा किसी एक क्षेत्र को, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या वो यूज़ किया गया, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि किसी भी एक क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करेगा उसका वो। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लोकसभा चुनाव में विशेष वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। देखो यार, जब कभी लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उसके अंदर जितने भी विशेष वर्ग होते हैं, यानी कि जितने भी स्पेशल क्लासेस होती हैं, SC ST OBC, ठीक है ना, इन सब के लिए जो आरक्षण की क्या व्यवस्था है, यानी कि रिजर्वेशन की क्या व्यवस्था है। संविधान में किसी धर्म विशेष के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं किया गया। देखो हमारा जो संविधान में उसके अंदर ऐसे कोई जगह नहीं है कि मतलब किसी धर्म को आरक्षित किया गया है, किसी धर्म को जगह दी गई है कि हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है तो उनको इतना आरक्षण दिया जाएगा, नहीं, किसी भी धर्म को कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। सो नो प्लेस हैज़ बीन रिजर्व, तो कोई भी जगह जो है वो रिजर्व नहीं की गई है किसी भी पर्टिकुलर रीजन के लिए हमारे संविधान के अंदर, ठीक है। लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात के आधार पर लोकसभा में सीट आरक्षित की गई है। लेकिन क्या किया गया है, जो अनुसूचित जाति होती है यानी कि SC शेड्यूल क्लासेस, शेड्यूल कास्ट वाली जो जाति होती है, और अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स, जो शायद मेरे ख्याल से जो आदिवासी लोग होते हैं वो, उन लोगों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से, यानी कि उन जनसंख्या का रेशियो क्या है, अनुपात यानी कि रेशियो, उनकी पॉपुलेशन का रेशियो क्या है, इसके आधार पर इनके लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई है, यानी कि इनके लिए सीट रिजर्व की गई है। सो बट द सीट्स इन द लोकसभा, यानी कि लोकसभा के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए इनकी पॉपुलेशन रेशियो के बेसिस पर इनके लिए सीट्स वो रिजर्व की गई हैं। इस प्रावधान के जरिए यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है, प्रावधान यानी कि प्रोविज़न, तो देखो इस प्रावधान के जरिए ये सुनिश्चित करने की, इंश्योर करने की कोशिश की गई है कि जो लोकसभा है उसके सदस्यों में अनुसूचित जाति और जनजाति का भी सही अनुपात बना रहे, यानी कि इसके सदस्यों में इन जातियों का भी एक अच्छा रेशियो बना रहे, ताकि ये जो लोग हैं फिर ये अपनी जाति के रिलेटेड अगर इन्हें कोई समस्या है तो ये उस मुद्दे को संसद में रख सकें। सो थ्रू दिस प्रोविज़न, यानी कि इस प्रावधान के जरिए ये कोशिश की गई है, इस मेड टू इंश्योर दैट राइट प्रोपोर्शन, यानी कि जो सही अनुपात बना रहे किसका, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का। अब बात करते हैं योग्यता, यानी कि देखो यार, अगर आपको लोकसभा के अंदर जाना है, आप लोकसभा का कोई सदस्य बनना चाहते हैं, तो आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। पहला, उस आदमी की आयु जो 25 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हिज एज शुड बी लेस देन 25 ईयर्स। दूसरा, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तीसरा, उसके पास दूसरी भी सभी योग्यताएं होनी चाहिए, यानी कि संसद ने तुम्हें अपने मतलब लोकसभा के सदस्यों में चुने जाने के लिए जो जो भी दूसरी योग्यताएं मांगी हों वो भी उसके पास होनी चाहिए। तो ही शुड हैव ऑल अदर क्वालिफिकेशन, यानी दूसरी योग्यताएं भी होनी चाहिए जो पार्लियामेंट द्वारा मांगी गई हों। लोकसभा के पदाधिकारी की बात करते हैं, ऑफिस बियरर्स ऑफ द लोकसभा। देखो यहाँ पे जो ये ऑफिस वर्ड यूज़ किया गया है पद के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप पोस्ट भी लिख सकते हो। तो देखो इसमें हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं, हम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पढ़ने वाले हैं। अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। अब देखो लोकसभा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो अध्यक्ष होगा वो होगा स्पीकर, और जो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि जो उपाध्यक्ष होगा वो हो गया डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। तो लोकसभा के सभापति को अध्यक्ष कहा जाता है, यानी कि लोकसभा का जो सभापति होता है, यानी कि उस सभा का जो हैंडल करता है, लोकसभा की सभाओं को, बैठकों को जो हैंडल करता है, जो अध्यक्ष होता है उसको सभापति कहते हैं, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, स्पीकर। और सभापति को चेयरमैन यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया, ठीक है। उसे सदन के सदस्य निर्वाचित करते हैं, यानी कि जो स्पीकर होता है, स्पीकर को कौन चुनता है, तो उसे सदन के सदस्य जो हैं वो चुनते हैं। सो जो चेयरमैन होता है लोकसभा का उसको स्पीकर कहते हैं, एंड उसको चुना जाता है सदन के सदस्यों द्वारा। दूसरा हमारा पॉइंट है, यदि लोकसभा भंग कर दी जाए तो तब भी वह अध्यक्ष बना रहता है, यानी कि देखो अगर जो लोकसभा होती है उसको डिसॉल्व कर दिया जाए, यानी कि उसको भंग कर दिया जाए, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, तब भी जो अध्यक्ष है यानी कि जो स्पीकर है वो बना रहेगा। और वो कब तक बना रहेगा, जब तक कि अगला सदन उसके स्थान पर नया अध्यक्ष नहीं चुन लेता, यानी कि जब तक नया सदन बनेगा और फिर वो अपना अध्यक्ष चुनेगा तो तब तक पुराने वाला अध्यक्ष यानी जो पुराने वाला स्पीकर होता है वो कंटिन्यू रहता है, वो अपनी पोस्ट पर रहता है। सो इवन इफ अगर लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है, तो जो हमारा स्पीकर होता है वो कंटिन्यू करता है अपने पद पर, यानी कि वो अपनी पोस्ट पर तब तक रहता है जब तक कि हाउस एक नया स्पीकर नहीं चुन लेता, यानी कि जब तक नया सदन अपने लिए कोई अध्यक्ष नहीं चुन लेता है। उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी सदन ही करता है, यानी कि देखो मैंने अभी बताया स्पीकर को तो कौन चुनता है, सदन चुनता है, तो जो हमारा डेप्यूटी स्पीकर होता है यानी कि जो उपाध्यक्ष होता है उसको भी सदन ही चुनता है।
अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अगर कभी अध्यक्ष जो एब्सेंट है, वो नहीं आ पाया किसी रीज़न की वजह से, तो जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उपाध्यक्ष करता है। तो जो डेप्यूटी स्पीकर होता है उसको भी हाउस यानी कि सदन अपने आप चुनता है, इलेक्ट करता है, निर्वाचित करता है। और स्पीकर की एब्सेंस में जो डेप्यूटी स्पीकर होता है वो सारी मीटिंग्स की अध्यक्षता करता है, यानी कि वही प्रिसाइड्स करता है सारी मीटिंग्स को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को लोकसभा में उस समय के सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से पद से हटाया जा सकता है। देखो, अब पहली बात तो मैंने आपको बता दी उन्हें चुना कैसे जाता है। अब इन्हें इनकी पोस्ट से कैसे हटाया जा सकता है? तो अगर जो सदन के सदस्य है, ठीक है, अगर वो इन्हें वोट दे देते हैं, यानी कि इनका वोटिंग के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। अगर ये वोट करते हैं कि ये लोग अच्छे नहीं है, इन्हें हटाओ या फिर कुछ भी, तो इन्हें वोटिंग के थ्रू हटाया जा सकता है। सो बोथ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, यानी कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है उनकी पोस्ट से। यहाँ पे टी आएगा, ओके ना फ्रेंड्स, पोस्ट से बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड, यानी कि एक प्रस्ताव पारित करके लोकसभा में मेंबर्स की मेजोरिटी के साथ। अब हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष की कुछ शक्तियां या फिर उसके कार्य, यानी कि जो हमारा स्पीकर होता है लोकसभा का, उसके पास क्या क्या शक्तियां होती है और वो क्या क्या काम कर सकता है। ठीक है, तो पहला हमारा अध्यक्ष का मुख्य कार्य सदन की बैठकों की अध्यक्षता करना है, यानी कि जितनी भी बैठकें होती हैं, ठीक है ना, सदन में जितनी भी बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है। उन्हें अनुशासित ढंग से चलाना है, यानी कि वो जो बैठकें हो रही है वो ढंग अच्छे तरीके से चले, सबको बोलने का मौका मिले। तो ये कौन देखता है कि वो अच्छे से चले? ये काम भी स्पीकर का होता है। उसकी आज्ञा के बिना कोई सदस्य सदन में बोल नहीं सकता, यानी कि अगर बैठक चल रही है और किसी सदस्य को बोलना है तो उसे स्पीकर से परमिशन लेनी पड़ती है कि क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ। तो कोई भी सदस्य उसकी मर्जी के बिना नहीं बोल सकता। वह किसी भी सदस्य को अपना भाषण समाप्त करने के लिए कह सकता है, यानी कि अगर कोई भी सदस्य जो है वो उसका लंबा भाषण चले जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, और उसको रोकना है बीच में, तो वो उसको रोकने के लिए भी कह सकता है। और अगर सदस्य ऐसा ना करे, यानी कि सदस्य बीच में ना रुके, तो वो उसके भाषण को अभिलेख करने से मना कर सकता है, यानी कि उसके भाषण को जो है रिकॉर्ड करने से मना कर सकता है, इसके स्पीच को रिकॉर्ड ना किया जाए। तो इसको इंग्लिश में क्या बोल रहा है? तो मेन फंक्शन है स्पीकर का कि टू प्रिसाइड ओवर द सिटिंग्स ऑफ द हाउस, यानी कि बैठकें जितनी भी होती है उनकी अध्यक्षता करना और उसको डिसिप्लिन मैनर में चलाना। और अगर कोई मतलब उसकी परमिशन के बिना कोई बोल नहीं सकता है। ही कैन आस्क, मतलब वो पूछ किसी भी मेंबर को उसकी स्पीच ख़त्म करने के लिए बोल सकता है। और दूसरा, अगर कोई मेंबर ऐसा नहीं करता है तो वो ऑर्डर दे सकता है कि इसकी स्पीच को रिकॉर्ड ना किया जाए। नेक्स्ट है हमारा सभी विधेयक, रिपोर्ट तथा प्रस्ताव। देखो, विधेयक मैंने पहले बताया था बिल, रिपोर्ट्स एंड प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल्स, ठीक है ना, अध्यक्ष की अनुमति से ही प्रस्तावित किए जाते हैं। अगर देखो किसी सदन यानी किसी सदस्य को सदन में कोई रिपोर्ट, कोई बिल या फिर कोई अपना प्रपोजल जो है वो प्रस्ताव करना है, यानी कि उसको सदन के अंदर उसको सबको बताना है, उसको प्रस्ताव करना है, तो वो बिना अध्यक्ष की मर्जी के उसको प्रस्तावित नहीं कर सकता है। तो उसको प्रस्तावित करने के लिए मेंबर को स्पीकर की अनुमति लेनी पड़ेगी। विधेयक या प्रस्ताव पर मतदान करवाता है, यानी कि वोट्स करवाता है वो किसी बिल पर या फिर प्रपोजल पर। अगर मतलब कोई बिल आ गया, आपकी सदन के अंदर कोई बिल आया है, अब सदन स्पीकर का काम होता है उसके ऊपर वोटिंग कराना कि कौन कौन इसके पक्ष में और कौन कौन इसके विपक्ष में है। ठीक है, मतदान में वो खुद भाग नहीं ले सकता है, यानी कि ही हिमसेल्फ डज नॉट पार्टिसिपेट इन द वोटिंग, वो वोटिंग के अंदर खुद हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि जो मतलब वोट्स हैं वो अपोजिशन पार्टीज़ के और दूसरी पार्टीज़ के सेम आ गए, यानी कि इक्वल हो गए, तो क्या करेगा? तो वो अपना एक निर्णायक मत डाल सकता है, यानी कि वो अपना एक कास्टिंग वोट डाल सकता है। कास्टिंग का मतलब यहाँ पे निर्णायक, यानी कि एक ऐसा वोट वो डाल सकता है जिसके आधार पर निर्णय लिया जाए, यानी कि डिसीजन लिया जाए। तो वो अपना एक वोट डाल सकता है और फिर उसको गिन सकता है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखनी होगी कि अगर वो कभी ऐसे वोट डालता है तो उसको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो किसी भी पार्टी से रिलेटेड, यानी ना तो विपक्ष और ना पक्ष, किसी के भी प्रति वो ना हो, पार्शियल ना हो, यानी कि किसी का भी एक का साथ ना दे। वो अपने दिमाग में पार्शियलिटी को दूर करके वोट करे। ये पॉइंट समझ आ गया कि अगर कोई भी बिल वगैरह जो है, अगर हमें उसे संसद के अंदर प्रस्तावित करना है, यानी कि उसको हमें संसद के अंदर प्रपोज करना है, तो हमें सबसे पहले स्पीकर की परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरा, उस बिल या फिर प्रपोजल के ऊपर हमें वोट्स लेने, यानी कि जो स्पीकर होता है वो उसके ऊपर वोट्स लेता है। और अगर वोट्स जो होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं तो वो अपना एक कास्टिंग वोट उसमें ऐड कर सकता है निर्णय लेने के लिए। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है सभी संसदीय मामलों में उसका निर्णय अंतिम होता है,
यानी कि अगर पार्लियामेंट्री मैटर्स यानी कि जितने भी पार्लियामेंट से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, जितने भी संसद से रिलेटेड मामले होते हैं, अगर उनका कोई निर्णय लेना है तो स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा, यानी कि उसके निर्णय के ऊपर कोई निर्णय नहीं होगा, वो अंतिम होगा, आखिरी निर्णय होगा। लेकिन वह प्रक्रिया के उल्लंघन संबंधी उठाए गए प्रश्नों पर भी अपना निर्णय देता है। देखो, अगर कोई प्रक्रिया चल रही है और उस प्रक्रिया में किसी ने किसी बात का उल्लंघन कर दिया है, ठीक है, अगर उसमें उल्लंघन से उठाए गए कोई प्रश्न होता है तो वो उस पर भी अपना निर्णय देता है, और वो निर्णय भी उसका आखिरी होता है, यानी कि उसके निर्णय को अंतिम निर्णय माना जाता है। उसके बाद किसी की कोई बात मैटर नहीं करती। सदस्यों के अधिकारों और विशेष अधिकारों की रक्षा करता है, यानी कि जो स्पीकर होता है वो जो बाकी के मेंबर्स होते हैं ना सदन के, वो उनके अधिकारों की यानी कि उनके राइट्स की और उनके स्पेशल राइट्स की रक्षा करता है कि कोई इनके अधिकारों को ना इनसे ना छीन ले, इनके अधिकारों को हनन ना हो जाए, यानी कि इनके अधिकार को इनसे छीन ना ले, ठीक है ना। तो उनके अधिकारों का भी रक्षा करना किसका काम है? स्पीकर का काम है। यदि कोई सदस्य दल बदल लेता है, यार देखो, अगर कोई मेंबर जो अपनी पार्टी चेंज कर लेता है, दल यानी कि पार्टी, अगर वो अपनी दल बदल लेता है, पार्टी चेंज कर लेता है, तो उसकी सदस्यता रद्द कर सकता है। यानी कि जो स्पीकर होता है फिर उस सदस्य की जो मेंबरशिप होती है यानी कि जो सदस्यता होती है वो उसको कैंसिल कर सकता है, और वो सदस्य के त्यागपत्र को भी स्वीकार करता है। यानी कि एक और काम अगर मैं आपको बोलूँ स्पीकर का क्या है, तो अगर कोई मेंबर अपनी पार्टी चेंज करता है तो स्पीकर उसकी मेंबरशिप को कैंसिल कर सकता है, और अगर कोई सदस्य अपना त्यागपत्र देना चाहता है यानी कि रेजिग्नेशन लेटर देना चाहता है तो वो उसको भी एक्सेप्ट करता है। ये हो गए इसके काम। तो देखो, मैंने अभी आपको पदाधिकारी बताए थे, तो उसमें मैंने सबसे पहले आपको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बता दिया। अब मैं आपको बताने वाली हूँ जो तीसरा अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं सामयिक अध्यक्ष, और इसी को प्रोटेम भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेम्पररी। यानी कि सामयिक का मतलब क्या होता है? टेम्पररी, यानी कि जो चीज़ परमानेंट ना हो, तो ये होता है टेम्पररी प्रेसिडेंट, और इसको प्रोटेम बोलते हैं। संविधान में व्यवस्था है कि पिछली लोकसभा का अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर रहता है। यानी कि देखो, हमारे संविधान के अंदर ये कहा गया है कि पिछली लोकसभा यानी कि उस टाइम की जो लोकसभा थी उन्होंने अपने लिए जो अध्यक्ष चुना था वो तब तक चलेगा जब तक नए वाली लोकसभा अपना अध्यक्ष नहीं चुन लेती। तो यानी कि वो अध्यक्ष तब तक बना रहेगा, उनकी पहली बैठक तक बना रहेगा, ठीक है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो हमें ये व्यवस्था देता है कि जो स्पीकर है लोकसभा का, यानी कि पहली लोकसभा का जो स्पीकर है वो तब तक रहता है अपने पद पर, ऑफिस यानी कि पद पर तब तक रहता है जब तक नई लोकसभा अपना मतलब पहली मीटिंग में वो अपना अध्यक्ष नहीं बना लेती, ठीक है। इसीलिए राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों को सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करता है। यानी कि क्या करता है? राष्ट्रपति एक सदस्य को सामयिक अध्यक्ष में नियुक्त करता है। देखो, अध्यक्ष चुन यानी कि उसने स्पीकर बना दिया, डेप्यूटी स्पीकर चुन लिया उसने, तीसरा वो चुनता है टेम्परेरी स्पीकर, ठीक है। तो कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनता है। राष्ट्रपति खुद सामयिक अध्यक्ष को शपथ दिलाता है, यानी कि जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो खुद ओथ, शपथ यानी कि ओथ दिलाता है किसको? टेम्परेरी प्रेसिडेंट को। सामयिक अध्यक्ष को स्थायी अध्यक्ष के समान ही शक्तियां प्राप्त होती हैं। यानी कि जो टेम्परेरी हमारा अध्यक्ष होता है, टेम्परेरी प्रेसिडेंट या फिर टेम्परेरी चेयरमैन होता है, इसके पास ठीक उसी तरीके से पावर्स होती हैं जैसे हमारे परमानेंट स्पीकर के पास होती है। वह नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है। यानी कि जो हमारा टेम्परेरी स्पीकर होता है वो नई लोकसभा की जो पहली बैठक होती है उसका पीठासीन अधिकारी यानी कि वो अधिकारी जो अब उनकी पूरी मीटिंग की अध्यक्षता करेगा, यानी कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उसका, ठीक है। उसका मुख्य कर्तव्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। तो अब इसका मेन काम क्या होता है? देखो, पहली बैठक है यानी कि क्या काम होगा? जो नए नए सदस्य आए हैं अब उनको शपथ दिलाई जाएगी, अब पहली बैठक है तो इसका मुख्य कार्य ये होता है कि वह नए सदस्यों को शपथ दिलाता है, यानी कि ओथ दिलाता है। सो ही इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यू लोकसभा, और हिज मेन ड्यूटी, इसका जो मेन ड्यूटी होती है वो होता है एडमिनिस्टर द ओथ टू द न्यू मेंबर्स। जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो सामयिक अध्यक्ष का पद खुद खत्म हो जाता है। सो देखो यहाँ पे क्या बोला है, जब नया अध्यक्ष यानी कि नई लोकसभा अपना अध्यक्ष चुन लेती है तो ये जो टेम्परेरी स्पीकर, टेम्परेरी प्रेसिडेंट होता है, इसका पद अपने आप खत्म हो जाता है, इसकी पोस्ट की कोई वैल्यू नहीं रहती। सो ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है इसका पोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा राज्यसभा। हमने लोकसभा पढ़ लिया, प्रेसिडेंट पढ़ लिया, अब लास्ट जो हम पढ़ने वाले वो है राज्यसभा। सबसे पहले देखते हैं राज्यसभा का गठन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। तो राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स होते हैं। इनमें से 28 जो होते हैं वो राज्य से होते हैं या फिर संघ राज्य क्षेत्र जो होते हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरीज। यानी कि देखो 250 में से 28 सदस्य ऐसे होने चाहिए या तो वो राज्यों से हो या फिर यूनियन टेरिटरीज से हो, और उनमें से 12 सदस्य जो होते हैं, यानी 28 के अलावा और जो 12 सदस्य होते हैं उसमें उन्हें चुनता है राष्ट्रपति।
250 में से 28 हो गए जो राज्य या फिर यूनियन टेरिटरीज हो, 12 हो गए जिन्हें राष्ट्रपति चुनता है। अब इन्हें हटा के यानी कि 40 लोगों को हटा के, 40 सदस्यों को हटाकर बाकी सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं अलग से। आज के टाइम पे क्या होता है, राज्यसभा में 250 सदस्य हैं, इनमें से 229 सदस्य जो हैं वो राज्य से आए हैं, यानी कि अलग अलग राज्यों से इनको लिया गया है। वो अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि हर एक सदस्य अपने राज्य को रिप्रेजेंट करता है। उनमें से 4 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि 229 के अलावा 4 ऐसे लिए गए हैं जो यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा चुने गए हैं। तो टोटल कितने हो गए, 250 सदस्य। सो आज के टाइम पे यही बात मैंने इसमें इंग्लिश में लिखी हुई है। देयर आर 250 मेंबर्स राज्यसभा में, जिनमें से 229 जो हैं वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और 4 रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन टेरिटरीज को, और 12 मेंबर्स इलेक्टेड किए गए हैं, यानी कि चुने गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। अब हम देखेंगे योग्यताएं, यानी कि अगर आपको राज्यसभा में जाना है तो आपके पास क्या क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो देखो, संविधान ने राज्यसभा में चुने जाने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की हैं, यानी कि हमारे संविधान में ये बताया गया है कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए राज्यसभा में जाने के लिए। तो पहला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, उसकी उम्र जो है वो कम से कम 30 साल होनी चाहिए। देखो, लोकसभा में 25 से नीचे होनी चाहिए, तो यहाँ पे कम से कम 30, यानी 30 से ज़्यादा चलेंगे। सो ही मस्ट बी एटलीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड। तीसरा, उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं होनी चाहिए, या कि उसके पास ऐसी भी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो संसद द्वारा मांगी गई हो। उम्र के अलावा, इन सब के अलावा कुछ ऐसी क्वालिफिकेशंस होती है जो मांगते हैं, तो वो भी उनके पास होनी चाहिए। सो ही शुड पजेस, यानी कि उसके पास होनी चाहिए दूसरी क्वालिफिकेशंस भी जो मांगी गई हो पार्लियामेंट द्वारा। अब बात करते हैं हम राज्यसभा अधिकारी की। हमने वहाँ पे बात की थी लोकसभा के जितने भी पदाधिकारी थे, अब हम राज्यसभा अधिकारियों की बात करेंगे। तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी जो होता है उसको सभापति कहते हैं, यानी कि उसको चेयरमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? चेयरमैन। देश का जो उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि हमारे देश का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो ही चेयरमैन होता है, वो ही सभापति होता है। सभापति की शक्ति में कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान होते हैं। यानी कि देखो, सभापति की जो पावर होती है, ठीक है ना, इसमें जो कार्य काम, यानी कि क्या क्या काम कर सकता है, वो बिल्कुल लोकसभा के अध्यक्ष के बराबर होते हैं। यानी कि जो जो काम लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है वही काम चेयरमैन भी कर सकता है, ठीक है ना, उसके पास भी वही शक्तियाँ हैं, वही पावर्स हैं। लोकसभा अध्यक्ष के पास 2 तरीके की अलग अलग शक्तियाँ होती है। देखो, लोकसभा के पास 2 विशेष शक्तियाँ होती हैं जो सभापति के पास नहीं है, यानी कि जो हमारे चेयरमैन के पास नहीं है, बट स्पीकर के पास वो स्पेशल पावर्स हैं। अब वो क्या क्या पावर्स हैं? लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो ये तय कर सकता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, क्योंकि उसका जो निर्णय आता है, उसका जो डिसीजन होता है वही फाइनल डिसीजन होता है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो ये डिसाइड कर सकता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ठीक है। लेकिन राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है उसके पास ऐसा कोई हक नहीं होता कि वो डिसाइड करे कि ये मनी बिल है या नहीं, इसे पारित किया जाना चाहिए, नहीं इसे पास किया जाना चाहिए या नहीं। दूसरा आता है लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो संसद की संयुक्त बैठक का अधिकारी होता है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर राज्यसभा और उसकी लोकसभा की कोई जॉइंट सेशन, यानी कि उनकी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, तो उसमें अध्यक्ष कौन होता है, यानी कि उसका जो अधिकारी होता है उसके ऊपर अध्यक्षता कौन करता है, उस मीटिंग को हैंडल कौन करता है? लोकसभा का अधिकारी। तो ये जो एक स्पेशल पावर है लोकसभा के अधिकारी के पास, बट ये राज्यसभा के अधिकारी के पास नहीं है। सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है। देखो, जो चेयरमैन होता है वो लोकसभा का, यानी कि जो चेयरमैन होता है वो राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं होता है, और यह मत भी नहीं दे सकता। यानी कि अगर किसी टॉपिक पे इन्हें मत देना है, वोट देना है, तो जो चेयरमैन है उसका वोट नहीं गिना जाएगा। बट यहाँ पे भी वही बात आती है, अगर पक्ष और विपक्ष की जो है वोट सेम हो जाते हैं तो ये अपना एक कास्टिंग वोट जो है इसमें ऐड कर सकता है, कि मतलब अब एक निर्णय पे तो आना है ना, तो वो निर्णायक मत जो है वो ये अपना एक ऐड कर सकता है उसमें। तो देखो, नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरा, वो मैंने अभी आपको बताया था कि देखो, अगर मत यहाँ पर यानी कि वोट के लिए बोला गया, आपने सुना होगा ना, मत अधिकार, यानी कि हमारा जो वोटिंग के लिए राइट होता है वो। तो देखो, अगर कभी किसी पॉइंट पर आकर, किसी सिचुएशन में आकर जो वोटिंग होती है वो बराबर हो जाती है, तो वो एक अपना निर्णायक मत, यानी कि अपना एक कास्टिंग वोट ऐड कर सकता है, ठीक है। यही बात मैंने आपको बताई थी। अगर उपराष्ट्रपति, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। देखो, अगर कभी कभी क्या होता है, राष्ट्रपति जो है वो अभी तक चुना नहीं गया है, या फिर राष्ट्रपति को किसी कारण की वजह से उसके पद से हटा दिया, ठीक है, तो क्या होगा, जो उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा, वो राष्ट्रपति की जगह सारे काम कर सकता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो उपराष्ट्रपति होगा उसको राज्यसभा से कोई भी वेतन, यानी कि कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई भत्ता, यानी कि उनको जो अलग अलग भत्ते मिलते हैं ना, अलाउंसेस मिलते हैं, इनको वो भी नहीं मिलेगा। और ये जो पूरा पीरियड होगा, इस पूरे पीरियड में उसको राष्ट्रपति को मिलने वाली सैलरी मिलेगी, और राष्ट्रपति को जितनी भी ज़्यादा मतलब जो भत्ते प्राप्त होते हैं वही सब इसे मिलेंगे,
तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति की पोस्ट पर बैठकर काम करता है तो वो पूरी तरीके से राष्ट्रपति बन जाता है, ठीक है। तो उसको वही सारी शक्तियाँ मिल जाती है जो राष्ट्रपति के पास होती हैं। सो इफ़ द वाइस प्रेसिडेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है, यानी प्रेसिडेंट के रूप में काम करता है, तो उसको कोई सैलरी और अलाउंस नहीं मिलता राज्यसभा से, लेकिन इसके दौरान वो रिसीव करता है, यानी कि उसको वही सैलरी और वही भत्ता मिलता है जो प्रेसिडेंट को मिलता है। अब बात करते हैं संसद में विधायी प्रक्रिया या फिर संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया। विधायी मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया था, विधायी का मतलब ही होता है कानून, ठीक है ना। अगर संसद में कोई कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही है तो ये प्रक्रिया कैसे होती है, इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन पार्लियामेंट और लॉ मेकिंग प्रोसेस इन पार्लियामेंट। आप कुछ भी बोल सकते हो कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस हो रहा है या फिर लॉ मेकिंग प्रोसेस चल रहा है, यानी कि कानून निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है। तो कानून का जो निर्माण है वो विधायिका का सबसे पहला काम होता है, विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, ठीक है। तो लेजिस्लेचर का सबसे पहला और ज़रूरी काम क्या होता है, मेकिंग ऑफ लॉज, यानी कि कानून का निर्माण करना। दूसरा पॉइंट है संसद में विधायक प्रक्रिया दोनों सदनों में की जाती है। तो यहाँ पे विधायक नहीं आएगा, यहाँ पे विधेयक आएगा। क्या आएगा, विधेयक। विधेयक यानी कि कानून निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो, ठीक है। तो संसद में जो विधेयक प्रक्रिया होती है दोनों सदनों में की जा सकती है, यानी कि जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है ये दोनों हाउसेज में की जा सकती है। प्रत्येक सदन में हर विधेयक को कई चरणों से मतलब पारित होना पड़ता है, यानी कि क्या होता है, अगर कोई भी बिल जो है, अगर उस बिल को पास करना तो उसे बहुत सारे स्टेजेस को पार करना पड़ता है। और इन दोनों सदनों में अगर राज्यसभा किसी कानून को पास करना चाहती है, किसी बिल को कानून बनाना चाहता है, तो उस एक बिल को राज्यसभा में कई स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। तो ऐसे लोकसभा में भी सेम स्टेजेस को पास करना पड़ेगा। अब एक एक करके सारे स्टेजेस देखते हैं, यानी कि चरण देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ये लो स्टेजेस देखते हैं। तो हम बात कर सकते सबसे पहले प्रथम चरण की, यानी कि फर्स्ट स्टेज की। तो देखो, एक विधेयक की प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन, अगर किसी को प्रेजेंट करना है, प्रस्तुत करनी कोई चीज़, ठीक है, जिसमें प्रस्तावित कानून को अभिव्यक्त किया जाता है। तो सबसे पहला चरण होता है इसमें किसी बिल को प्रेजेंट करने का, ठीक है ना, जिसके अंदर अगर हमें कोई लॉ जो है पास करना है, कोई लॉ आगे जाके हमें लॉ बनाना है, तो उसको बताया जाता है कि हमें इस बिल के अंदर वो बताया जाता है हमें क्या क्या लॉ पास करने हैं, हम इसके अंदर क्या क्या बातें हैं, मतलब सारी बातें उस बिल के अंदर दी जाती है, ठीक है। तो पहला चरण होता है अपने बिल को रिप्रेजेंट करना, मतलब अपने बिल को प्रेजेंट करना सदन के अंदर। अब बात करते हैं हम दूसरे चरण की, यानी कि दूसरा स्टेज क्या है। तो देखो, इसके अंदर 4 ऑप्शनल प्रक्रिया होती है, यानी कि क्या, वैकल्पिक प्रक्रिया, ठीक है ना, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब देखो, एक बिल जो है वो प्रस्तुत किया जा चुका है, यानी कि उसको प्रेजेंट किया जा चुका है सदन के अंदर उसको प्रेजेंट किया जा चुका है, यानी कि उसका प्रस्तुतिकरण हो चुका है। अब उसके बाद क्या क्या होगा, अब क्या क्या हो सकता है, एक विधेयक विचारार्थ लिया जा सकता है, यानी कि या तो उस विधेयक को, यानी कि वो जो बिल है उसको विचारार्थ लिया जा सकता है, यानी कि उसके ऊपर विचार किया जा सकता है, ठीक है। या फिर सदन की एक प्रवर समिति के पास, सदन की एक कमेटी होती है, सिलेक्टेड कमेटी होती है, ठीक है ना, उसके पास भेजा जा सकता है कि आप इसके बारे में स्टडी करो, देखो सही है नहीं है। या फिर दोनों सदनों की जो संयुक्त समिति होती है, यानी कि दोनों सदनों की एक जॉइंट कमेटी होती है, उसमें थोड़े थोड़े सदस्य दोनों सदनों से आते हैं और एक कमेटी बना लेते हैं, ठीक है। तो उनके पास भी भेजा जा सकता है। या फिर जनमत मांगने के लिए, यानी कि जनता के बीच में वोटिंग के लिए भेजा जा सकता है कि जनता इसको पसंद करती है नहीं करती है, जनता की मर्जी जानने के लिए इसको जनता के बीच में लाया जा सकता है। तो दूसरे चरण में ये 4 प्रक्रियाएं हो सकती हैं। अब इन चारों में से किसी भी एक पर सदन जो है वो काम कर सकता है। नेक्स्ट है तीसरा चरण, यानी कि थर्ड स्टेज क्या होता है। तो देखो, अगर कोई बिल जो है हमें उसको पास करना है, यानी कि उसको पास करवाना है, तो यहाँ पर उस बिल को प्रपोज किया जाता है, यानी कि उस विधेयक का प्रस्ताव रखा जाता है और एक बार संशोधन होने के बाद विधेयक को सदन में पारित कर दिया जाता है। यानी कि देखो, संशोधन का मतलब है यहाँ पे अमेंडेड, यानी कि अमेंडमेंट जो होती है, आपने सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी हमारे संविधान के अंदर संशोधन होते हैं। संशोधन जो शब्द है इसका मतलब होगा बदलाव करना, कुछ चेंजेस करना, ठीक है। अगर एक बार किसी बिल के अंदर कोई चेंजेस किए जा चुके हैं, यानी कि एक बार कोई बिल था उसको वापस भेज दिया कि आप इसके अंदर कुछ चेंजेस करो, ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो उस विधेयक को जो है संसद में पारित कर दिया जाता है। यानी कि चेंजेस के बाद तीसरा स्टेज होता है, उसको अगर उसके अंदर कोई चेंजेस करने थे तो उसको अब पारित कर दिया जाता है, फिर वो फोर्थ स्टेज में चला जाता है। फर्स्ट स्टेज था उसको प्रेजेंट करना, यानी कि उसको प्रस्तुत करना। दूसरा स्टेज था, उसमें 4 प्रोसेस थे, हमारे ऑप्शनल प्रोसीजर्स थे। या तो उस विधेयक को विचारार्थ के लिए भेज दो, या फिर उसे किसी समिति के पास भेज दो, या फिर दोनों सदनों की जो एक समिति थी उसके पास भेज दो, या फिर जनता के बीच ले आओ। अगर वहाँ पे दूसरे स्टेज में वो जो हमारा विधेयक यानी कि हमारा बिल था, अगर उसके अंदर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत थी, तो तीसरे स्टेज में उसमें चेंजेस के बाद उसको पारित कर दिया जाता है, यानी कि उसको आगे भेज दिया जाता है, ठीक है।
तो उसके बाद क्या होता है, दूसरे सदन में विधेयक को विचारार्थ के लिए भेजा जाता है। अब यहाँ पे क्या बात है, अगर लोकसभा ने कोई नियम बनाया, अब ये यहाँ पे सारे स्टेजेस पार हो गए, अब इसको राज्यसभा में भेजा जाएगा और राज्यसभा में भी इसको सेम वही प्रोसेसेस यानी वही स्टेजेस फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बोली है, आफ्टर दैट बिल, यानी कि उसके बाद उस बिल को दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है विचार के लिए, यानी कि कंसिडरेशन के लिए। अब वो लोग देखेंगे कि ये जो बिल है ये सही है गलत है कैसा है, ये सब देखेंगे। उसमें भी यही सारी प्रक्रियाएं को माना जाता है, मैंने सेम बताया, सेम प्रोसेस फॉलो किया जाता है। अगर विधेयक जो है वो दूसरे सदन में भी पास हो जाता है, यानी कि उसको वहाँ पे भी अप्रूवल मिल जाता है, तो फिर जो होता है उस विधेयक को राष्ट्रपति की ज़रूरत होती है, राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत होती है कि अब राष्ट्रपति उसको स्वीकृत कर ले, कि राष्ट्रपति ने भी उसको पास कर दिया, राष्ट्रपति भी उसको अप्रूव कर दे। जब राष्ट्रपति उसको अप्रूव कर देता है तो तब वो वाला जो हमारा बिल होता है वो एक लॉ बन जाता है, यानी कि वो एक तरीके से एक एक्ट बन जाता है। क्या हो जाता है, बिकम्स एन एक्ट, एक अधिनियम बन जाता है, ठीक है। क्या क्या नियम थे, सबसे पहले प्रेजेंट करना यानी कि प्रस्तुतिकरण, दूसरे में चार ऑप्शनल प्रोसीजर्स थे यानी कि वैकल्पिक प्रक्रियाएं थी, तीसरे में हमने अगर संशोधन कर दिया तो उसके बाद पारित हो जाता है, फिर चौथा स्टेप था उसको दूसरे सदन में भेज देना, पांचवा था वहाँ पे भी सेम प्रोसेसेस होंगे, छठा उसको राष्ट्रपति के पास भेज देना, सातवां राष्ट्रपति उसको पारित कर देता, उस पर साइन कर देता और फिर वो एक अधिनियम यानी कि एक नियम बन जाता है। तो किसी भी अगर कोई नियम पारित करना है सदन के अंदर, नियम बनाने के जो पूरा प्रोसेस था वो मैंने समझा दिया आपको। अब मैं बताऊंगी आपको राज्यसभा की स्थिति यानी कि स्टेटस ऑफ राज्यसभा। तो देखो यार, हमारी हेडिंग थी राज्यसभा की स्थिति, यानी कि इस वाले टॉपिक के अंदर हमें देखना है राज्यसभा की जो पोजीशन है, जो स्टेटस है वो कैसा है। तो हम इसको अब देखेंगे राज्यसभा की संवैधानिक स्थिति के दृष्टिकोण से, यानी कि संविधान में राज्यसभा की क्या स्थिति है, ठीक है। तो जहाँ राज्यसभा लोकसभा के बराबर हो, इसको हमने हम इसको तीन नज़रियों से पढ़ेंगे। संविधान में राज्यसभा की स्थिति कैसी है, हम इसको तीन नज़रियों से पढ़ेंगे, तीन दृष्टिकोणों से पढ़ेंगे। पहला हम देखेंगे जब राज्यसभा और लोकसभा बराबर है, दूसरा हम देखेंगे जब राज्यसभा लोकसभा के बराबर नहीं है, तीसरा हम देखेंगे जब राज्यसभा जो है उसके पास कुछ विशेष शक्तियाँ हों, ठीक है ना, जिसकी हिस्सेदारी लोकसभा के साथ नहीं हो, यानी कि राज्यसभा के पास कुछ स्पेशल पावर्स हो लेकिन वो लोकसभा के पास ना हो, ठीक है। तो हम इन नए इन तीन दृष्टिकोणों के हिसाब से अब हम राज्यसभा की पोजीशन को देखेंगे हमारे संविधान के अंदर। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक है लोकसभा के साथ बराबरी या लोकसभा के साथ समान स्थिति, इक्वल पोजीशन विद लोकसभा और इक्वल स्टेटस विद लोकसभा, ठीक है। देखो, निम्नलिखित मामलों में राज्यसभा की जो स्थिति है वो लोकसभा के बराबर है, यानी कि बिल्कुल सेम है। अब वो क्या क्या है, सामान्य विधायकों को प्रस्तुत करना, यानी कि प्रेजेंट और पास करना ऑर्डिनरी बिल्स को, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटर्स को, बिल्स को, ठीक है ना यार, यहाँ पे विधेयक आएगा, ठीक है ना, सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत करना और उन्हें प्रस्तुत करना, ऑर्डिनरी बिल्स, समझ आ गया। यानी कि बिल्स को जो है जितने भी विधेयक होते हैं इनको प्रस्तुत करना और इन्हें पारित करना, ये दोनों सदनों में सेम होता है, सेम काम है। दूसरा है संशोधित विधेयक को पारित करना और प्रस्तुत करना, यानी कि अगर कोई बिल जो है उसके अंदर कुछ चेंजेस करके उसको दोबारा से पारित किया और प्रस्तुत किया है तो ये भी काम किसका हो गया, मतलब ये दोनों सेम होते हैं राज्यसभा और लोकसभा में, तो यहाँ पर भी दोनों बराबर हो गए एक दूसरे के। तीसरा है राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि देखो अगर हमें प्रेसिडेंट का इलेक्शन करना है, राष्ट्रपति को चुनना है, तो लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में ये प्रक्रिया होती है, दोनों के पास सेम शक्तियाँ होती हैं। चौथा होता है हमारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और पद से हटाया जाना, अगर हमें वाइस प्रेसिडेंट को उनके पद से रिमूव करना है या फिर उनका इलेक्शन करना है, यानी कि उन्हें चुनना है वाइस प्रेसिडेंट को, तो भी सेम प्रक्रिया दोनों सदनों में फॉलो की जाती है, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी, इन दोनों के पास सेम शक्तियाँ होती हैं। फिफ्थ जो है हमारा राष्ट्रपति से न्यायाधीशों को हटाने की सिफारिश करना, अगर कोई सदन चाहता है कि हमें इस वाले न्यायाधीश को यानी कि जज को हटाना है तो वो राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं, और इन दोनों के पास यानी दोनों सदनों के पास सेम शक्तियाँ हैं सिफारिश करने की, यानी कि राज्यसभा भी कर सकता है लोकसभा भी कर सकता है। सिक्स्थ है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को स्वीकार करना, अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस। देखो अगर राष्ट्रपति ने कोई आदेश दे दिया है तो इन दोनों को ये है कि मतलब दोनों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, ठीक है। सातवां आता है राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की स्थिति को स्वीकार करना, अगर राष्ट्रपति हमारा कभी इमरजेंसी के सिचुएशन को डिक्लेयर कर देता है कि इमरजेंसी लगा दिया, आपातकाल लगा दिया, तो इन दोनों सदनों को वो स्वीकार करना पड़ता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी दोनों की सेम सिचुएशन हो गई। एट्थ आ जाता है प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों को चयन करना, यानी कि प्रधानमंत्री को चुनना और उसके मंत्रियों को चुनना, तो इस प्रोसेस में भी दोनों सदनों का सेम रोल होता है, दोनों के पास सेम शक्तियाँ होती हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक लोकसभा के साथ असमान स्थिति। हमने अभी देखा था लोकसभा के साथ यानी कि राज्यसभा लोकसभा के साथ बराबर कैसे है। अब हम देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा में क्या क्या फर्क है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से अनइक्वल कैसे हैं। निम्नलिखित स्थितियों में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के बराबर नहीं है, यानी कि ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिनमें राज्यसभा की जो पावर है वो लोकसभा के बराबर नहीं है, मतलब लोकसभा से कम ज़्यादा कुछ ऐसी है। ठीक है, तो पहला आता है धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि अगर मनी बिल कोई है तो उसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में प्रेजेंट किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा में फर्क आ गया। दूसरा है राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या फिर संशोधित नहीं कर सकती। देखो, अगर कोई धन विधेयक जो है वो मैंने भी आपको बताया उसको रिप्रेजेंट ही कौन कर सकता है, लोकसभा उसको इंट्रोड्यूस कर सकती है, तो राज्यसभा तो उसको इंट्रोड्यूस कर ही नहीं सकती है। दूसरी बात आ जाती है, अगर धन विधेयक है तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, यानी कि उसको अस्वीकार नहीं कर सकती है, या फिर उसके अंदर कोई चेंज भी नहीं कर सकती है, यानी कि उसके अंदर कोई संशोधन भी नहीं कर सकती है राज्यसभा। तीसरा आता है वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में पारित या फिर प्रस्तुत किया जा सकता है। अब देखो, वित्त विधेयक यानी कि फाइनेंस बिल, अगर खर्चे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कोई बिल है तो उसको भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। और इसे पारित करने के लिए दोनों सदनों की, देखो इसे राज्यसभा और लोकसभा दोनों की रजामंदी की जरूरत जरूर पड़ती है, लेकिन इसको पारित और प्रस्तुत सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला सिर्फ लोकसभा कर सकती है, यानी कि कोई बिल मनी से रिलेटेड बिल है या नहीं ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा डिसाइड कर सकती है, राज्यसभा इसमें कोई रोल प्ले नहीं करती है। नेक्स्ट आता हमारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता। यानी देखो, जब दोनों सदन की एक जॉइंट कमेटी बैठती है तो इसकी जो अध्यक्षता यानी कि इसको जो हैंडल करते हैं जो उसको, वो सिर्फ लोकसभा का अध्यक्ष कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है, यानी कि राज्यसभा जो है वो सिर्फ और सिर्फ बजट पर डिस्कस कर सकते हैं, उसके अलावा राज्यसभा का कोई इतना मेन रोल नहीं होता है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय आपातकाल को खत्म करने का निर्णय सिर्फ लोकसभा द्वारा ही लिया जा सकता है, यानी कि अगर नेशनल इमरजेंसी जो है राष्ट्रपति ने घोषित कर दी है तो उसको खत्म करने का जो फैसला है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ही ले सकती है, राज्यसभा उसमें कुछ नहीं कर सकती है। इसके अलावा जो है राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पत्र पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती। अगर जो है मतलब राज्यसभा चाहती है कि उसे मिनिस्टर्स की जो काउंसिल है यानी मंत्रिपरिषद जो है इसको हटाना है तो वो उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव पत्र नहीं बना सकती, यानी कि नो कॉन्फिडेंस लेटर को पास नहीं कर सकती है राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा किसी भी मंत्री को नहीं हटा सकती है, ये हक भी किसके पास है, लोकसभा के पास है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है छोटा सा वो है राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ। यानी कि देखो हमने देख लिया राज्यसभा लोकसभा एक मतलब बराबर कैसे हैं, उन दोनों में डिफरेंसेस कैसे हैं। अब हम देखेंगे राज्यसभा के पास कुछ विशेष शक्तियाँ जो है वो क्या क्या हैं, यानी कि स्पेशल पावर्स देखेंगे हम राज्यसभा की। ठीक है, तो देखो अनुच्छेद 249 यानी कि आर्टिकल 249 जो है उसके तहत राज्यसभा को ये घोषणा करने का अधिकार दे दिया गया है, यानी कि राज्यसभा को यह डिक्लेयर करने का अधिकार दे दिया गया है कि राष्ट्रीय हित से में संसद को राज्य सूची में लिखती है। देखो यानी राज्य सूची में अगर कोई ऐसा टॉपिक लिखा हुआ है जो मतलब हमारे देश के हित के लिए है, हमारे देश के फायदे के लिए है, तो राज्यसभा को यह अधिकार दिया गया है कि वो उससे रिलेटेड कानून बना सकती है, यानी कि राज्यसभा को उससे रिलेटेड कानून बनाने चाहिए। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ, अनुच्छेद 249 में आर्टिकल 249 में ये बात कही गई है अगर हमारी राज्य सूची में जो लिखे हुए विषय हैं अगर उनमें कोई ऐसा टॉपिक है जो हमारे राष्ट्रीय हित के लिए यानी हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है तो राज्यसभा को उससे रिलेटेड कानून बनाने चाहिए, तो ये अधिकार दे दिया गया है राज्यसभा को। देखो अगर 2/3 बहुमत से राज्यसभा इस आशय का एक प्रस्ताव पारित कर देती है तब संघीय संसद 1 साल के लिए पूरे भारत और उसके हितों के लिए कानून बना सकती है। देखो ये बात कही गई है अगर राज्यसभा कोई ऐसा प्रस्ताव पारित करती है जिसमें 2/3 बहुमत हो यानी कि आधी से ज़्यादा जो मेंबर्स है वो उस पर राज़ी होते हो तो तब जो संघीय संसद है यानी कि जो यूनियन पार्लियामेंट है वो 1 साल के लिए पूरे भारत और उसके फ़ायदे के लिए कानून बना सकती है। क्या कर सकती है, पूरे भारत और उसके फ़ायदे के लिए कानून बना सकती है। नेक्स्ट है अगर राज्यसभा मतदान करके कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा कोई प्रस्ताव पारित करती है तब संसद का यह अधिकार है कि वे संघ और राज्यों के लिए सर्वमान्य भारतीय सेवाओं के लिए निर्माण हेतु कानून बनाए। देखो अगर राज्यसभा जो है वो वोटिंग सिस्टम करके कम से भी कम मिनिमम 2/3 सदस्यों द्वारा कोई प्रस्ताव पारित कर लेती है यानी कि इसने कोई प्रस्ताव रखा और उस पर कम से भी कम 2/3 सदस्यों ने अपनी रजामंदी दे दी तो संसद को ये अधिकार है कि वह संघ यानी कि यूनियन और स्टेट्स के लिए सर्वमान्य भारतीय सेवाओं के लिए यानी कि जो उनकी भारतीय सेवाओं के लिए ऐसे कानूनों का निर्माण कर सकती हैं जो सबके लिए मतलब बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, ये समझ आ गया आपको।
तो या इसी इसको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। राज्यसभा अगर कोई प्रस्ताव पारित करती है और उसमें 2/3 से ज़्यादा, मतलब कम से कम 2/3 सदस्य राजी हैं, तो संसद को ये अधिकार है कि वे यूनियन और राज्यों के लिए ऐसे मतलब ऐसी सेवाओं का निर्माण, मतलब ऐसे कानूनों का निर्माण कर सकते हैं जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। देखो मैंने ये इंग्लिश एंड हिंदी में पहली बार ये ऐसे एक बार जॉइंट करके पूरी वीडियो बनाई है। अगर आपको ये समझ आई है तो आप मुझे वो भी बताना, मुझे ज़रूर सजेस्ट करना। और अगर आप चाहते हो कि मैं इंग्लिश और हिंदी को अलग अलग करके पढ़ाऊँ तो आप मुझे वो भी बताना, तो मैं अलग अलग वीडियो बना दूँगी। ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है ताकि अगर आप लोग ऐसे समझ पा रहे हैं तो फिर मैं दोनों को एक साथ लेके कंटिन्यू रखूँगी। बट अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे वो भी बताना, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।